आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। भुवनेश्वर में राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, कहा अब बिहार में चुनाव चोरी करने की हो रही है साजिश। मोहन भागवत के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा पूरी दुनिया जानती है किसके लिए बोला जा रहा। वडोदरा पुल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या हुई 18। 3 साल पहले मिली थी चेतावनी, फिर भी हुई लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुरेंद्र राजपूत ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना। अजय राय समेत कांग्रेस के 30 नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने बताई वजह। बैकफुट पर आई नेतन्याहू की सरकार, हूती से अब अकेले नहीं लड़ेगा इजरायल। अब समाचार विस्तार से। भुवनेश्वर में कांग्रेस के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में चुनाव को चोरी करने की साजिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं कल बिहार गया था, जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई उसी तरह का प्रयास बिहार में किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया कि नेताओं को 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। संयोग से खुद भागवत भी इसी साल 75 साल के होने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी सितंबर में अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की उम्र का जिक्र कर कहा, साफ साफ पता चल रहा है कि मोहन भागवत का क्या संदेश देना है। साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं। सितंबर में देश जानता है, देश क्या अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है, उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था
वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। लेकिन सवाल अक्सर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती रही है, तो उस चीज को एक बल मिला है, अटकलें तेज हुई है इस बात की। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। 2025 सितंबर में बात है तो शायद वो अपने लिए भी कह रहे हों। तो वही मैंने कहा, सितंबर में किसकी बर्थडे है वो सभी जानते हैं, कौन 75 का हो रहा है। भागवत साहब हों, बाकी कोई हों, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, उसको वो याद दिलाया है। तो मैं नहीं मानती हूं, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई पंचायत करना जरूरी है, वो आपस में ही लड़ भिड़ लें, निर्णय ले लें और देश की जनता को अवगत करें क्या निर्णय है। इन दिनों फिल्म उदयपुर फाइल सुर्खियों में है। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि फिल्म के रिलीज को कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो हम ये चाह रहे थे कि जब तक ये कांवड़ यात्रा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये फिल्म को रिलीज ना किया जाए। रीज़न हमारा ये था कि जो कहीं ना कहीं जो इसमें फिल्म में सीन है वो दो स्पेसिफिकली सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं जिस तरह की कांवड़ यात्रा चलती है, गैम मॉब की गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है, तो इसी बीच में जो एंटी सोशल थोड़ा एलिमेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पायस पर्पस है इसका कांवड़ यात्रा का, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं भी गैदरिंग जो है इस तरह की एक्टिविटी ना कर दे कि कोई माइनर डिस्प्यूट भी जो है एक उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपकी जो आशंका है वो कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों से है कि वो लोग भड़क सकते हैं, या बाहर से आपको लगता है? दोनों ही हो सकते हैं, कोई नहीं है, दोनों जगह है। ऐसा नहीं कोई एक सोसाइटी को हम कहेंगे ब्लेम किसी को नहीं करना हमने। आपने आज अर्जेंट हियरिंग मांगा तो फिर क्या हुआ? नहीं, हमने अर्जेंट हियरिंग नहीं, हम तो मेंशन किया था आज उसको। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसको हमारे अलाउ नहीं किया है। ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जन सुरक्षा कानून पारित किए जाने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे जनता की आवाज़ दबाने और सरकार की नाकामियों को छिपाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह के विधेयकों का हमेशा विरोध करेगी, क्योंकि यह जनता के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। यह विधेयक जन सुरक्षा के नाम पर लाया गया है, लेकिन इसका मकसद सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को चुप कराना है। नहीं, मैं कल नहीं था, ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? अब वो कहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में हमने इसको भेजा था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में डिस्कशन हुआ या कुछ सुझाव दिए थे, तो सुझाव को क्या किया? सुझाव का कहाँ विचार में लिया गया? कुछ विचार में लिया गया, सुझाव नहीं लिया गया, ऐसे नहीं। पर वो बिल की जरूरत क्या है? आज आप विरोधियों को या आपकी सरकार के खिलाफ में जो भी संगठन काम लड़ता है सरकार के नीतियों के खिलाफ में अपने अधिकार के लिए, तो क्या उसका गला दबाने के लिए बिल है? उसका अधिकार छीनने के लिए बिल है? ये देश डेमोक्रेसी पे चलता है, लोकशाही पे चलता है, तो लोकशाही में सबको अपना आवाज। और रहा सवाल कि जो कोई संविधान पे आगे, संविधान उनका कहना था कि बात संविधान की करते और काम देश विरोधी करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे कानून हैं, उस कानून के तहत वो कार्रवाई करे सरकार। पर इस तरह से बिल लाकर किसी के ऊपर एक प्रेशर डालकर कि ताकि सरकार के खिलाफ में कोई आवाज ही नहीं उठा पाए, तो ये गलत है और हमने इसका विरोध किया है, हम विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ओडिशा में कहा कि ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया है और इसलिए ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। प्रधानमंत्री मोदी जल, जमीन और जंगल अपने लोगों को दे रहे हैं। हम काम करके दिखाते हैं, हम केवल नाम के लिए नहीं हैं। यहाँ के लोगों की प्रगति और उन्नति के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत से काम किए हैं। ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए, लेकिन मोदी जी कोई
काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं हम। यहां के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निशाना साधा। मान के बयान पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पलटवार करते हुए शर्मसार करार दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों में मिलने वाला सम्मान हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, चाहे वो कोई भी देश हो। जब भारत के नेतृत्व को वैश्विक मंच पर बैठाया जाता है तो वो क्षण संपूर्ण भारत का प्रतिष्ठान का प्रतीक बनता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में मिलने वाला हर सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए मान व सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बनता है। पर दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। यह हर भारतीय का अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की होछी टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मुख्यमंत्री मान साहब, आपका ये सारा ज्ञान तब कब था जब आपके मालिक सुपर सीएम, आपके आका केजरीवाल देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से हिसाब मांग रहे थे। भगवंत मान का ये बयान अपने मालिकों को खुश करने के लिए दिया गया बयान है, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए दिया हुआ बयान है। उन्हें देश से माफी मांगने चाहिए। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का दिल दुखाया है, भारत की छवि को धूमिल करने का घिनौना षड्यंत्र रचा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल ढहने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन एक रात के लिए रोक दिया गया था। यह अभियान आज फिर से शुरू होगा क्योंकि 2 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। दरअसल बुधवार की सुबह पादरा कस्बे के पास गंभीरा गांव में 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा ढह गया था। पुल पर कई वाहन थे जो नदी में गिर गए। गंभीरा ब्रिज पे जो परसों अकस्मात हुआ है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन, रिकवरी ऑपरेशन अभी चल रहा है। उसमें परसों हमने 12 डेड बॉडीज रिकवर की थी। कल हमने 6 डेड बॉडीज रिकवर की है। 5% इंजन पहले दिन ही मिल गए थे, वो सारे स्टेबल है। आज का हमारा जो ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो डेड बॉडीज है बिल्कुल वो फंसी हुई है, ट्रैप्ड है, वो एक ज़्यादातर स्लैब के नीचे ट्रैप्ड है, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रक फंसा हुआ, ट्रक का ड्राइवर भी मिसिंग है, तो वो डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि 3 से 4 मीटर जो रिवर का मिड पाथ है वहाँ पर कीचड़ है, दलदल है, और साथ ही साथ बाहर के पार्ट में भी काम में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हमारी टीम कॉशियस रह के काम कर रही है। सोडा ऐश अंदर पानी में रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा इरिटेशन और इचिंग हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करके वहाँ पर भी टीम काम कर रही है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक टैंकर अंदर फंस गया है, तो वो उसको रिलीज ना हो उस दिशा में भी हम कोशिश कर रहे हैं, और खास करके रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे। आज का ऑपरेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपनी डेड बॉडीज रिकवर करना, उसके बाद हम अपने जो बाकी वहाँ पर एसेट और जो स्लैब्स है उसको हटाने का काम करेंगे, मलबा हटाने का काम करेंगे। ऊपर के पार्ट में जो ट्रक फंसी हुई है उसको निकालने का और उसको स्टेबलाइज ऑलरेडी कर दिया, लेकिन उसको बाद में निकालने का, और बाकी जो ब्रिज है उसके कुछ एक पोर्शन को कट करने का काम भी आज इसके बाद शुरू होने वाला है। सर, अभी तक जो डेड बॉडीज मिली है उसका कितना है? 18 डेड बॉडीज हमने रिकवर की है। 2 पर्सन का मिसिंग का लिस्ट हमारे पास है, और अभी उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक रूमर्स लोगों में फैल रही है कि और एक जो 4 व्हीलर है ये भी हो सकती है अंदर, तो अंदर के पार्ट में हमने पूरा सर्च किया है, वहाँ पर कंप्रहेंसिव सर्च किया है। इनिशियल पार्ट में ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर कुछ है, लेकिन इको या दूसरा व्हीकल कोई नहीं है। आज 2 दिन से हमारे पास ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आई है। एनडीआरएफ की टीम ने पूरा उसके लिए अलग से हमने परसों रात को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमने पूरा उसका सर्च ऑपरेशन किया था कि अगर कोई पैसेंजर व्हीकल वहाँ पर दूसरा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल होने की संभावनाएं बहुत ही नहीवत है। और बाकी जो है व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो मिसिंग थे, हमारे इन्फॉर्मेशन थी, और साथ ही साथ जो यहाँ इंसिडेंट की साइट पर मिले गए उसका पूरा हमने रिकॉर्ड रखा, ब्यौरा रखा है। तो ज़्यादातर वहाँ पर दूसरे कोई व्हीकल की संभावना होने की बहुत नहीवत है। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भाषा विवाद को लेकर कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। मैं राज ठाकरे से कहना चाहता हूं कि आपके कामों से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारतीयों का रिश्ता टूटने वाला नहीं है। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था तो आगरा के हमारे व्यापारियों ने उन्हें कैद से छुड़ाने का बीड़ा उठाया था। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या,
क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जिस तरह चुनाव आयोग कुछ मतदाताओं को मतदान से वंचित करना चाहता था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वह इन मतदाताओं की जीत है। यह बिहार की जीत है, उन वोटरों की जीत है जिन्हें आधार कार्ड के अभाव में मतदान से वंचित किए जाने की आशंका थी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जिस तरह से चुनाव आयोग बहुत से मतदाताओं को मतदान से वंचित करना चाहता था, कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे उन मतदाताओं की जीत हुई है, बिहार की जीत हुई है, उन वोटर्स की जीत हुई है जिनको आधार के आधार पर वंचित करने का प्रयास था। तो समाजवादी पार्टी समझती देश की न्यायपालिका से न्याय मिला है और देश की न्यायपालिका ने इस बात को भी कहा कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम चुनाव आयोग का था तो उसको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। चुनाव के समय पे जो जिस तरह से वोटर लिस्ट संशोधन का जो काम शुरू हुआ, जो देर से शुरू हुआ, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि ये बहुत समय पहले शुरू कर देना चाहिए था। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो स्वागत योग्य है। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कानून है, कानून अपना काम करेगा। जो भी लोग धर्मांतरण में हैं, लगे हुए हैं या इस तरीके के कानून विरोधी काम करते हैं तो न्यायालय उनको सजा देगा। इस पे समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी। वही कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट की उस बात का स्वागत किया है जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के रूप में मानने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता की जीत है और यही उनकी मांग थी। राजपूत ने चुनाव आयोग और बीजेपी से सवाल किया कि वे सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे या नहीं और चेतावनी दी कि अगर नहीं माने तो यह जनता को गुमराह करने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो निश्चित तौर पर बिहार के मतदाताओं के लिए जीत का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड को लाइए, राशन कार्ड को इसमें शामिल कीजिए। इसके बाद हमारी मांग ही यही थी, बिहार की जनता की मांग ही यही थी कि पहचान पत्र के रूप में आप आधार को मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग पहचान पत्र को, राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में माने। तो जो लोग इसके खिलाफ हैं वो अब किस बात की खुशी मना रहे हैं, ये बात देखने वाली है। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेगी? क्या इसलिए वो खुश हो रहे हैं? उनको बताना चाहिए। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि साहब आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानिए, और यही हमारी सबसे बड़ी मांग थी। आने वाले समय में अगर ये नहीं मानते हैं तो स्पष्ट रूप से माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, झांगुर मांगुर ये जितने टांगुर जितने भी बाबा हैं, इन सबको लेकर के पुलिस का एक छोटा सा कांस्टेबल इसका काम कर सकता है। ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। अपराधी है, आरोपी है, या अवैध संपत्ति इकट्ठा की है या अन्य कोई गलत काम किया, अवैध धर्मांतरण किया है, पुलिस का थानेदार एक इसकी गहन जांच करे और अदालत से इसको सजा मिले। ये कहां से राष्ट्रीय मुद्दा हो गया? ये राष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ताकि इसके नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा सके, इसके नाम पर मंदिर मस्जिद किया जा सके, इसके नाम पर बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाया जा सके, महंगाई से ध्यान हटाया जा सके। जो हिंदू सेना, मुस्लिम सेना, सिख सेना, ये जो इस समय कांवड़ यात्रा पर जो आक्रमण कर रहे हैं, लगातार सरकार के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं, लगातार सरकार को इन्होंने सोमालिया की सरकार बना दिया है ऐसे लोगों ने, और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। इससे ध्यानाकर्षण जिससे हट सके, सिर्फ इसलिए आंगुर मांगुर बाबा को ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी वालों, एक सब इंस्पेक्टर जिस केस को डील कर सकता है, मुख्यमंत्री को क्यों शामिल कर रहे हैं?
कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय अपने 10 जुलाई की शाम समर्थकों के साथ वाराणसी के कैंट विधानसभा में सड़कों पर निकले थे। इस दौरान जल जमाव और उनके असुविधाओं को लेकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा था। अब इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में उनके समेत 30 से अधिक लोगों के खिलाफ अव्यवस्था फैलाने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बार फिर इसका मतलब कि ये सरकार मुकदमों की फहरिस्त हम लोगों पर लगा रही है। मुकदमे लगा रखा है, कितने मुकदमे लगा रखा है, कौन कौन से थाने में लगा रखा है, आप समझ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग लगातार सड़क पे उतर कर, जो आज सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद कर काम कर रही है, हम नींद इनकी खोलने का काम कर रहे हैं। हम हमेशा इनको जो है जगाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि भाई ये काम सावन महीना से शुरू हुआ है। आज पूरे बनारस के अंदर देख लीजिए आप, गड्ढे हैं शहर में, पूरा का पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरी मिट्टी पटी हुई है, रोपवे के नाम पे पूरे बनारस को बर्बाद कर दिया। और वही रूट है कांवड़ियों का, जो कांवड़िया आते हैं प्रयागराज से जल लेकर संगम से, वो वही रथ यात्रा मामूरगंज रथ यात्रा होते हुए गदौलिया दशाश्वमेध से जल लेते हुए फिर बाबा विश्वनाथ को पूरा खुदा हुआ है, वन वे है। ये चीज़ दिखाना, कल कांवड़िया शिविर में मैं गया था ना, वहाँ बिजली की व्यवस्था है, महिलाएं दूर दूर से आके बलिया रेवती, एक तो नेपाल का बुटवल का आदमी मुझे मिला वहाँ पे, एक आदमी मुझे बुंदेलखंड का मिला, ललितपुर का, वो अंधेरे में मच्छर काट रहा है, वहाँ पर न लाइट है न बिजली, महिला पुरुष दोनों साथ सो रहे हैं। सोचिए कोई भी अगर वहाँ कुछ भी अगर इस तरह की गलत होगी चीज़ें तो पूरे देश में आपकी बदनामी होगी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की। आप क्या व्यवस्था कर रखे हैं? नगर निगम आपके पास है, सभी सभासद आपके हैं, विधायक आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में है, अब क्या चाहिए आपको? उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे सड़क जो है, पूरे सड़क ही नहीं है, पूरे गड्ढे में पूरी सड़क तब्दील हो चुकी है, पूरा बनारस खुदा पड़ा हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन में वृद्धि की घोषणा पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। ये राशि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खासकर जो वृद्ध, विकलांग, विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा फैसला है और एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। पेंशन की व्यवस्था अब हर 10 तारीख को की जाएगी। देखिए, एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए, खास कर के जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ऐसे विधवा हैं, इन लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। इजरायल ने हूती से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। इजरायल सरकार का कहना है कि हूती मध्य पूर्व में अब सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, इसलिए सभी देश उसके खिलाफ खुलकर सामने आए। इजरायल ने अमेरिका से साफ कहा है कि हूती से लड़ने के लिए वो अकेले जंग के मैदान में जाने वाला नहीं है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि इजरायल ने हूती को लेकर अमेरिका से समझौता तोड़ने का आग्रह किया है। इजरायल ने कहा है कि अगर अमेरिका समझौता जारी रखता है तो इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हूती के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने वसूली के जरिए 2024 में 18 अरब रुपए जुटाया था। हर साल उसका लक्ष्य करीब 20 अरब रुपए जुटाना है। इन सभी पैसों का इस्तेमाल हूती आधुनिक हथियार बनाने के लिए कर रहा है। हूती लड़ाकों के लैंग्वेज को मोसाद के अधिकारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उसकी खुफिया जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, यमन के करीबी सऊदी भी हूती के खिलाफ इजरायल का सीधा साथ नहीं दे रहा है। हूती ने सऊदी को धमकी दे रखा है। हूती के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी है। हाल ही में जहाज डुबोने के लिए हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजरायल पर भी रोज 2 मिसाइल हूती दाग रहा है। हूती से अमेरिका भी नहीं लड़ पा रहा है। फरवरी में हूती से जब अमेरिका ने जंग की शुरुआत की तो हूती ने उसके 23 MQ ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। हूती के चक्कर में अमेरिका का करीब 60 अरब रुपए का हथियार बर्बाद हो गया। अमेरिका ने आखिरी में समझौता कर लिया। हूती ने पिछले 48 घंटों में 2 जहाज को डुबो दिया है। इसमें एक जहाज कार्गो है। हूती ने दोनों जहाज को इजराइल समर्थक बताया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।